Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 21st December 2021 and today's important nursing MCQs are: Question number 1. Which of the following is not a natural penicillin? आपको नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि नेचुरल पेनिसिलिन का एग्जाम्पल नहीं है. ऑप्शन ए एम्पिसिलिन, ऑप्शन बी बेंजाइल पेनिसिलिन जी, ऑप्शन सी बेंजाथीन पेनिसिलिन या फिर ऑप्शन डी प्रोकेन पेनिसिलिन जी. Which is not a natural penicillin? The right answer is option A. एम्पिसिलिन जो है वो नेचुरल पेनिसिलिन का एग्जाम्पल नहीं है. पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है. Question number 2. What is the priority when working with a group of middle-aged adult clients? गौर कीजिएगा, मिडिल एज्ड अडल्ट क्लाइंट्स के साथ काम करते समय इनके लिए प्रायोरिटी क्या रहेगी? ऑप्शन ए सिजेशन ऑफ स्मोकिंग, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन 3 abstain from alcohol, option D decreasing high density lipoprotein levels. मिडिल एज्ड अडल्ट क्लाइंट्स के लिए प्रायोरिटी किससे मानेंगे आप? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1. मिडिल एज्ड अडल्ट पर्सन्स में स्मोकिंग को स्टॉप करवाना, स्मोकिंग को छुड़वाना, ये हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगी. आइए इसके बारे में जान लें. स्मोकिंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड हाइपरटेंशन, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ मिडिल एज्ड अडल्ट्स. मिडिल एज्ड अडल्ट के अंदर स्मोकिंग के कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और हाइपरटेंशन जैसी बड़ी सिचुएशंस डिजीज डेवलप हो सकती है. सो इस उम्र के लोगों को इस बारे में जागरूक करना, उसकी स्मोकिंग को स्टॉप करवाना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा. ऑप्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन यहाँ सही नहीं माना जाएगा क्योंकि इस एज के सभी लोगों को इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ऑप्शन 3 एब्सटेनिंग फ्रॉम एल्कोहल, ये भी गलत है बिकॉज अगर एक लिमिटेड मात्रा में अल्कोहल इंटेक किया जाता है इस एज के पर्सन्स के द्वारा तो इसे हम अलाउ कर सकते हैं. ऑप्शन 4 कहता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को डिक्रीज करना, जो कि गलत है क्योंकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा हमारी हार्ट की हेल्थ उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी. तो इसको डिक्रीज नहीं इंक्रीज करने की आवश्यकता होती है. इसके ऑपोजिट लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, वो हमारी हेल्थ और हार्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए उसका डिक्रीज लेवल ज़रूरी होता है, जबकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ होना आवश्यक है. याद रखिएगा हमारी बॉडी में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो होता है 200 mg/dl. Next question. What is the priority need that must be included in the care of child who is having pneumonia? अगर किसी बच्चे को निमोनिया डिजीज़ है तो इस बच्चे के लिए प्रायोरिटी क्या रहेगी हमारी तरफ से? केयर प्रायोरिटी बताना है आपको. ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, ऑप्शन बी रेस्ट, ऑप्शन सी ट्राईसाइकिल राइडिंग,
ऑप्शन डी न्यूट्रिशन। अगर बच्चे को निमोनिया या वेट लंग्स नामक डिजीज है तो इसके लिए प्रायोरिटी बताना है आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रेस्ट। निमोनिया वाले बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उसकी बॉडी में इसेंशियल काम को करने के लिए एनर्जी बची रहे। आइए इसे एग्जैक्टली जाने। इन द चाइल्ड विथ निमोनिया, रेस्ट इज मोस्ट प्रायोरिटी नीड। द चाइल्ड इज हैविंग लिमिटेड एनर्जी एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। निमोनिया से सफरिंग बच्चों में जो ऑक्सीजन एक्सचेंज है वो प्रॉपर हो नहीं पाता क्योंकि उनके लंग्स जो होते हैं अफेक्टेड रहते हैं, उनमें पानी भरा होता है, इसलिए पूरी सरफेस नहीं होती गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो इनके अंदर लिमिटेड एनर्जी और न्यूट्रिशनल स्टेटस देखा जाता है। तो ऐसे बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करवा कर उनकी बॉडी की एनर्जी को स्टोर करते हैं ताकि जो ज़रूरी काम है बच्चे उन्हें प्रॉपरली पूरा कर पाएँ। So unnecessary energy expenditure need to be avoided in order to spend those energy in the airway need of the patient. Question number 4. The AV node is located in atrioventricular node. आपने सुना होगा, इसकी लोकेशन बतानी है आपको। ऑप्शन ए राइट एट्रियम, ऑप्शन बी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम, ऑप्शन डी मायोकार्डियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड है वो आपका मायोकार्डियम में लोकेटेड रहता है। Atrioventricular node or AV node is specialized cardiac muscles situated in the lower interarterial septum, myocardial wall between atria of heart that receive impulses from the sinoatrial node and transmit them to the bundle of His। गौर कीजिएगा, ये आपका हार्ट है। इस हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। इस जगह पर आपका एवी नोड लोकेटेड रहता है, इस जगह पर एसए नोड लोकेटेड रहता है। दिस इज अ एसए नोड्स लोकेशन एंड दिस इज द एवी नोड्स लोकेशन। जब एसए नोड के द्वारा इम्पल्स जनरेट किए जाते हैं तब ये इम्पल्स वहाँ से निकलकर इस एवी नोड में पहुँचते हैं और एवी नोड के द्वारा इन्हें रिसीव करने के बाद में बंडल ऑफ हिस तक आगे ट्रांसमिट किया जाता है। ऐसे नोड के द्वारा अप्रॉक्सीमेटली 100 बीट्स पर मिनट तक इम्पल्स जनरेट किए जाते हैं, जबकि जो ऐसे नोड है वो अराउंड 40 to 60 बीट्स पर मिनट की रेट से अगर ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस करवा सकता है। सो रिमेंबर दिस। Question number 5. First organ affected by hypertension is। हाइपरटेंशन कंडीशन में हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन सबसे पहले प्रभावित होता है, इसे आपको बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। Guess and put your answers into the comment section. Let's see who will give the correct answer. The right answer is the right answer is heart। हाइपरटेंशन कंडीशन होने पर सबसे पहले हमारा हार्ट खुद ही प्रभावित होता है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है अगर किसी क्लाइंट में उसका ब्लड प्रेशर 3 अलग अलग समय पर रिकॉर्ड करने पर 140/90 से ज़्यादा मिले तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। और इस कंडीशन में सबसे पहले पर्सन का हार्ट अफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6। अ क्लाइंट विथ अ हिस्ट्री ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट
is prescribed a medication known to be excreted through the kidneys, what parameters should the nurse monitor to detect adverse reaction to the medication? एक ऐसा पेशेंट है जिसकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है। इस पेशेंट को कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के बाद किडनी द्वारा बॉडी से बाहर एक्सक्रीट की जाएंगी, यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर एक्सक्रीट की जाएंगी। इस पेशेंट में इस मेडिकेशन की एडवर्स रिएक्शंस ना हो जाएं तो इसके लिए हम कौन से पैरामीटर्स को असेस करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल, ऑप्शन बी कलर एंड odor ऑफ यूरिन, ऑप्शन सी यूरिन शुगर एंड एसीटोन लेवल्स, ऑप्शन डी सीरम हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल। The right answer is option A. Serum blood urea nitrogen and creatinine level must be evaluated. Let's see the rationale. Blood levels of two metabolically produced substances, urea and creatinine, are routinely used to evaluate renal function. गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जब कोई मेडिकेशन यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट की जाती है तो अगर इस मेडिसिन को किडनीज फंक्शन प्रॉपरली कर रही हैं तो ही बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जा पाएगा। अगर पर्सन की किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं तो इन मेडिसिन्स का लेवल बॉडी में बढ़ने लगेगा और पेशेंट में टॉक्सिसिटी या एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिलेगी। इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही पॉपुलर ड्रग लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी किसी पेशेंट को लिथियम ड्रग शुरू की जाती है तो उसमें रीनल फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। हम ये देखते हैं इस RFT टेस्ट की मदद से कि इस पर्सन की किडनीज जो हैं प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के बाद जो लिथियम है वो किडनीज के द्वारा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाली जाती हैं। अगर पेशेंट की किडनीज ही काम नहीं कर रही होंगी तो ये लिथियम बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा और पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप समझ सकते हैं कि हम किडनीज के फंक्शन को सबसे पहले असेस करेंगे उन दवाओं को देने से पहले जो कि किडनी के द्वारा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट की जाती है। और हम सभी जानते हैं किडनी का फंक्शन होता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर निकालना। अगर यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल है इसका मतलब रीनल फंक्शन प्रॉपर हो रहा है, और यदि इनका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है इसका मतलब है कि किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसे। ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट ड्रग इंड्यूस्ड एनाफाइलैक्टिक शॉक। अगर किसी पर्सन को आपने कोई मेडिसिन दिया और अचानक उसे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन या एनाफाइलैक्टिक शॉक डेवलप हो गया तो इस सिचुएशन में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी इस्तेमाल करेंगे आप? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी बीटामेथासोन, ऑप्शन सी डोपामाइन, ऑप्शन डी नॉर एड्रेनलिन। The right answer is option A. एनाफाइलैक्टिक शॉक या एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होने पर हमेशा एड्रेनलिन को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, शेड्यूल्ड एक्टिविटी थेरेपी यूज्ड फॉर द क्लाइंट विद। किन पेशेंट्स के लिए हम शेड्यूल्ड एक्टिविटी थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स के लिए, पेशेंट विद डिप्रेशन के लिए,
मेनिया पेशेंट्स के लिए या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से सफरिंग पेशेंट्स के लिए। शेड्यूल्ड एक्टिविटी थेरेपी किन पेशेंट्स को देंगे आप? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। डिप्रेशन के पेशेंट्स में शेड्यूल्ड एक्टिविटी थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके बारे में और जान लें। शेड्यूल एक्टिविटी या एक्टिविटी शेड्यूलिंग इज अ इफेक्टिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट दैट एड्रेसेस सोशल आइसोलेशन इन पेशेंट विद डिप्रेशन। डिप्रेशन के पेशेंट ज़्यादातर आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, यानी उन्हें अकेला रहना पसंद होता है। ऐसे ही पेशेंट्स के लिए एक्टिविटी शेड्यूलिंग थेरेपी इफेक्टिव होती है। इट इज़ अ अप्रोच दैट एक्टिविटी इन्वॉल्व्स पेशेंट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डेली एक्टिविटीज़ इन विच दे पार्टिसिपेट। इस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य होता है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, ताकि उनका जो आइसोलेशन वाली हैबिट है वो हट जाए और पेशेंट डिप्रेशन से बाहर आ सके। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9, बेसिक बट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर? नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बताना है आपको। ऑप्शन ए 5 to 10 mm ऑफ Hg, ऑप्शन बी 10 to 21 mm ऑफ Hg, ऑप्शन सी 20 to 30 mm ऑफ Hg, ऑप्शन डी 15 to 25 mm ऑफ Hg। नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नॉर्मल IOP जो है 10 to 21 mm ऑफ Hg होता है। 10 to 21 mm ऑफ Hg होता है। द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज 10 to 21 mm ऑफ Hg। IOP in open angle glaucoma is 21 to 31 mm of Hg and the drug of choice is timolol। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओपन एंगल ग्लूकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आप बताएंगे टीमोलॉल। और इस कंडीशन में जो IOP होता है वो 21 से 31 mm ऑफ Hg के बीच होता है। ग्लूकोमा एक ऐसा आई डिजीज़ है जिसमें पेशेंट की आइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड के कारण प्रेशर बिल्डअप होता है और इसी प्रेशर की वजह से पेशेंट जो है ब्लाइंड हो जाता है। IOP in closed angle glaucoma more than 32. It is a surgical emergency and the procedure used to treat this condition is known as laser iridotomy। याद रखिएगा, अगर क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में आपसे IOP पूछा जाए तो आप बताएंगे मोर देन 32 mm ऑफ Hg और ये एक सर्जिकल एमरजेंसी है। इसमें लेज़र इरिडोटॉमी नाम की सर्जरी परफॉर्म की जाती है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम टोनोमीटर के नाम से जानते हैं और ये प्रोसीजर टोनोमेट्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following represents the correct pathway for conduction of action potential through the heart? हार्ट के अंदर हम कंडक्शन सिस्टम पढ़ते हैं। कंडक्शन सिस्टम में इम्पल्स जनरेट होता है और वो फिर पूरे हार्ट में ऊपर से नीचे की तरफ फैलता है, जिसके अंदर हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही हार्ट पंप कर पाता है और ये ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। आपको बताना है कि ये जो कंडक्शंस हैं, इम्पल्स का जनरेशन है, उनका सीक्वेंस क्या होता है। ऑप्शन ए AV नोड, AV बंडल, SA नोड, पुरकिंजे फाइबर या बंडल ब्रांच। सेकेंड सीक्वेंस इज AV नोड, बंडल ब्रांचेस, बंडल ऑफिस, SA नोड, पुरकिंजे फाइबर्स। ऑप्शन सी का सीक्वेंस है
SA node, bundle of hairs, bundle branches, AV node, Purkinje fibers. ऑप्शन 4 में SA node, AV node, bundle of hairs, bundle branches, Purkinje fibers. आप अपने आंसर्स को सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट कीजिएगा और फाइनली इवेल्युएट कीजिएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए. इट्स लाइक अ टेस्ट फॉर यू. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. सबसे पहले जो इम्पल्स है वो ऐसे नोड से जनरेट होता है, फिर वहाँ से एवी नोड में पहुँचता है, उसके बाद बंडल ऑफ हेस, फिर बंडल ब्रांचेस और फाइनली पोर्किंजे फाइबर्स. एक बार फिर से देख लेते हैं. ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेस, बंडल ब्रांचेस, पुर्किंजे फाइबर्स. इस तरह से इम्पल्स ट्रेवल करता है. इसे ही हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं. द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट इज अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड मायोसाइट्स in the heart that produces and conduct the electrical impulses or action potential throughout the heart. Order of normal conduction consists of a sinoatrial node, atrioventricular node, bundle of hairs or AV bundle, right and left bundle branches, and finally Purkinje fiber. This is the exact sequence. If you want, you can take a screenshot for your revision. Next question. Which among the following penicillin has a longest duration of action? इन चारों ऑप्शंस में से उस पेनिसिलिन टाइप को सेलेक्ट कीजिए जिसमें लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखा जाता है. ऑप्शन ए पोटेशियम फेनेथिसिलिन, ऑप्शन बी बेंजाथीन पेनिसिलिन, ऑप्शन सी procaine penicillin G, option D benethymine penicillin. Which type of penicillin have longest duration of action? The right answer is option B. Benzathine penicillin has a longest duration of action. Benzathine penicillin. Benzathine penicillin. Next question. This is not a effect of cold therapy. अगर किसी क्लाइंट को आप कोल्ड एप्लीकेशन या कोल्ड थेरेपी दे रहे हैं तो उसमें कौन सा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा. ऑप्शन ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी वैसोडाइलेशन, ऑप्शन सी स्टॉप ब्लीडिंग, ऑप्शन डी रिड्यूस पेन. The right answer is option B. बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. जब किसी भी जगह आप हीट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, साइज बढ़ता है. इसी प्रकार से जब किसी क्लाइंट को आप हीट एप्लीकेशन देते हैं तो जो वेसल्स हैं उनमें डायलेशन होता है. यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आप कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो हमेशा वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी और हॉट एप्लीकेशन देने पर वेसल्स का डायलेशन होगा. कोल्ड थेरेपी देने पर वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, वेसल्स सिकुड़ेंगी, ब्लीडिंग स्टॉप होगी और पेन रिड्यूस हो जाएगा. लेकिन वेसोडाइलेशन जो है वो गर्मी देने से होगा, हीट देने से होगा, हॉट एप्लीकेशन देने से होगा. Question number 13. A patient is admitted to psychiatric ward, refused to eat breakfast by stating that the food is poisoned. This kind of response is an example of.
एक पेशेंट साइकाइट्रिक वार्ड में भर्ती है, एडमिट है, और ये पेशेंट आपसे ब्रेकफास्ट नहीं लेता है क्योंकि वो कहता है कि इस ब्रेकफास्ट में, इस फूड में जहर मिला है, पॉइजन मिक्स है। सो क्लाइंट का ये जो बिहेवियर है, इसे आप किस प्रकार से नोट करेंगे? इट इज़ अ हेल्यूसिनेशन, इट इज़ अ डेल्यूशन, इट इज़ अ इल्यूशन, इट इज़ अ एम्पैथी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर इस पेशेंट को डेल्यूशन हो रहा है। डेल्यूशन का मतलब होता है फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, फिक्स्ड फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ, यानी ऐसा विश्वास जिसे आप बदल नहीं सकते। डेल्यूशन में क्लाइंट किसी भी चीज को मान लेता है एक बार, तो उसे आप बदल नहीं सकते, चाहे वो सही हो या गलत। Question number 14. Non-modifiable risk factor of coronary heart disease involves except, इस पॉइंट पे जरूर गौर कीजिएगा, एक्सेप्ट। ऑप्शन ए जेनेटिक फैक्टर्स, ऑप्शन बी जेंडर, ऑप्शन सी एज, ऑप्शन डी ओबेसिटी। कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए कौन सा नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पर गौर कीजिएगा, जेनेटिक फैक्टर्स, जेंडर और एज, इन्हें हम कभी नहीं बदल सकते। क्या किसी व्यक्ति की एज आप बदल सकते हैं? आज वो 25 साल का है तो आप उसे 22 साल या 30 साल का बना सकते हैं? नहीं। अगर कोई पर्सन मेल है तो क्या उसे आप फीमेल बना सकते हैं? नहीं। क्या किसी पर्सन के डीएनए आरएनए को बदल सकते हैं आप? नहीं। तो ये सभी नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स माने जाते हैं, जबकि ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट फीचर्स के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 15. टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ रूट। जब भी हम पेनिसिलिन को एडमिनिस्टर करने जाते हैं तो सबसे पहले इस पेनिसिलिन की टेस्ट डोज पेशेंट में लगाकर चेक की जाती है कि क्या ये पेनिसिलिन पेशेंट को सूट होगी या नहीं। कहीं हम पूरी डोज दे दें और पेशेंट में कोई एडवर्स रिएक्शंस हो जाएं, तो इस टेस्ट डोज को एडमिनिस्टर आप किस रूट से करेंगे? इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या फिर सबक्यूटेनियस? सिंपली आपको बताना है पेशेंट में एएसटी जो किया जाता है वो किस रूट से किया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमेशा याद रखिएगा, स्किन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है डर्मिस, उसी के अंदर किसी भी मेडिसिन को का टेस्ट डोज एडमिनिस्टर किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन administered through the intradermal route. Important question. Identify the food item need to be avoided in child with celiac disease. एक बच्चा जिसे सीलिएक डिजीज है और इस डिजीज की वजह से ये बच्चा कौन सा फूड सब्सटेंस नहीं खा पाएगा? ऑप्शन ए राई, ऑप्शन बी ओट्स, ऑप्शन सी wheat, ऑप्शन डी all of these. Which food item must be avoided by the child suffering with celiac disease? The right answer is option D. याद रखिएगा, सीलिएक डिजीज से सफरिंग बच्चा रे, ओट एंड व्हीट किसी को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इनमें ग्लूटीन प्रोटीन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है। सीलिएक डिजीज इज अ ऑटो इम्यून डिजीज
and children with celiac disease must be avoid food items that contain gluten protein. This protein is present in food items such as wheat, barley, oats and rye. सीलियक डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इस डिजीज से सफरिंग बच्चों को या पर्सन को ऐसे सभी फूड सब्सटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए जिनमें ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटीन प्रोटीन वाले फूड सब्सटेंसेस में वीट, बार्ले, ओट्स और राई इंक्लूडेड हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस, फर्स्ट साइन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का फर्स्ट साइन बताना है आपको, बेसिक बट इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज हेडेक। जब भी कोई हाइपरटेंशन या बीपी का मरीज आपसे कहता है कि आज मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत गैस कर लीजिएगा, हो सकता है इस पर्सन का आज बीपी बढ़ा हुआ है। सो हाइपरटेंशन फर्स्ट साइन इज हेडेक। क्वेश्चन नंबर 18, डेल्यूशन ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन बॉडी फंक्शन आर। अगर किसी पर्सन को, क्लाइंट को, पेशेंट को ये फिक्स्ड फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ हो जाता है कि उसकी बॉडी में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है, किसी प्रकार का डिजीज़ है, वास्तव में उसे कोई डिजीज़ नहीं है लेकिन वो मान लेता है कि शायद उसे कोई एबनॉर्मलिटी है, तो इससे आप किस प्रकार का डेल्यूशन कहेंगे? डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोस, डेल्यूशन ऑफ निहिलिस्टिक, डेल्यूशन ऑफ सोमैटिक, डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूटरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। गौर कीजिएगा, अगर किसी क्लाइंट को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में किसी प्रकार का डिजीज़ है जबकि वास्तव में उसे कोई डिजीज़ नहीं होता, तो इसे हम सोमैटिक डेल्यूशन के नाम से जानते हैं। सोमैटिक डेल्यूशन मीन्स फॉल्स बिलीव दैट अ बॉडी फंक्शन इज समहाउ डिजीज्ड, एबनॉर्मल और चेंज्ड। सोमैटिक डेल्यूशन से सफरिंग पेशेंट ये मानता है कि उसके जो बॉडी फंक्शन है वो किसी डिजीज़ की वजह से एबनॉर्मल हो गए हैं या बदल गए हैं। Question number 19. A nurse identifies signs of electrolyte depletion in a client with heart failure who is receiving Bimtenite, जिसे आप ब्यूमेक्स के नाम से भी जानते हैं, and digoxin. What does the nurse determine is the cause of depletion? एक पेशेंट जिसे ब्यूमेक्स और डिगॉक्सिन नाम की मेडिसिन चल रही हैं, इस पेशेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिप्लीशन होने लगता है, यानी डिक्रीज होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कम होने लगता है। तो इस सिचुएशन में ऐसा होने का क्या कारण माना जाएगा? ऑप्शन ए डायूरेटिक थेरेपी, ऑप्शन बी सोडियम रेस्ट्रिक्शंस, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस डिस्पनिया, ऑप्शन डी इनएडिक्वेट ओरल इनटेक। What is the reason of electrolyte depletion in a client who is taking bumetanide and digoxin drug? The right answer is option 1. This is due to diuretic therapy. Diuretic therapy that affects the loop of Henle generally involves use of drug, example bumetanide, that directly or indirectly increases urinary sodium chloride and potassium excretion. यहाँ पर पेशेंट को जो ब्यूमेटेनाइड या ब्यूमेक्स नाम की मेडिसिन दी जा रही है, ये एक डायूरेटिक मेडिसिन है
और ये लूप ऑफ हेनले पर जाकर अपना इफेक्ट दिखाती है और इसी के इफेक्ट की वजह से सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन घट जाता है, यानी वो बॉडी से बाहर यूरिन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होने लगते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन कंडीशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, the substance derived from the living organisms that are used to kill or prevent growth of bacteria known as, उन सब्सटेंसेस को आप क्या कहेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने या फिर उन्हें मारने में काम में लिए जाते हैं। ऑप्शन ए एंटीडोट्स, ऑप्शन बी एंटीपायरेटिक्स, ऑप्शन सी एंटीहिस्टामिन्स, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने या उन्हें मारने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? The right answer is option D. It is called antibiotics. एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करने या इनकी ग्रोथ रोकने में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटीडोट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी मेडिसिन या किसी ड्रग के इफ़ेक्ट को रोक देते हैं। मान लीजिए किसी क्लाइंट को आपने हिपेरिन दिया, ब्लड को पतला करने के लिए एंटीकोगुलेंट मेडिसिन हिपेरिन दी, लेकिन इस हिपेरिन की वजह से क्लाइंट को अचानक ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस सिचुएशन में इस हिपेरिन के इफ़ेक्ट को रोकने के लिए, रिवर्स करने के लिए हम एंटीडोट के रूप में प्रोटामीन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो ये प्रोटामीन सल्फेट ड्रग है ये एंटीडोट कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीपायरेटिक्स की। एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो कि पेशेंट के फीवर को डिक्रीज करे, बुखार को ठीक कर दे। एंटीहिस्टामिन्स ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जनरली इचिंग, एलर्जी आदि की सिचुएशन में प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। ये हमारी बॉडी में जाके हिस्टामिन के रिलीज को रोक देती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, a type of behavior in which a person does opposite of what is required, उस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे जिसमें कोई पेशेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करता है जो कि उस सिचुएशन में किया जाना चाहिए था? ऑप्शन ए नेगेटिविज्म, ऑप्शन बी डीपोलराइजेशन, ऑप्शन सी डेलीरियम, ऑप्शन डी साइकोसिस। The right answer is option A. It is called negativism. जब आप किसी क्लाइंट को कहते हैं कि आप बैठ जाइए, तब वो बैठता नहीं है, खड़ा हो जाता है, तो इस सिचुएशन वो में बिल्कुल आपने जो कहा है उससे ऑपोजिट बिहेवियर कर रहा है, तो ये कंडीशन नेगेटिविज्म के नाम से जानी जाती है। नेगेटिविज्म को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। Negativism means a behavioral peculiarity marked by not performing suggested action or in doing opposite of what has been asked to do. नेगेटिविज्म को आप दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला होता है पैसिव नेगेटिविज्म और दूसरा होता है एक्टिव नेगेटिविज्म। पैसिव नेगेटिविज्म का मतलब पेशेंट को आपने कोई काम कहा तो पेशेंट वो काम ना करके कुछ और काम करता है, तो ये पैसिव नेगेटिविज्म कहलाता है। और एक्टिव नेगेटिविज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें आप पेशेंट को कोई काम करने से मना करते हैं लेकिन फिर भी वो उसे करता है, यानी आपने जो कहा है उसका ऑपोजिट करना एक्टिव नेगेटिविज्म का उदाहरण है। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन। Next question,
Gray baby syndrome is adverse effect of ग्रे बेबी सिंड्रोम किस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है? ऑप्शन ए डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी जेंटामाइसिन, ऑप्शन डी क्लोराम्फेनिकोल. ग्रे बेबी syndrome is an adverse effect of which drug? The right answer is option D. Gray baby syndrome is a adverse effect of chloramphenicol drug. Chloramphenicol drug. Very important question. A client has tonic-clonic seizures. What is the priority nursing intervention during the tonic-clonic stage of the seizure? एक पेशेंट जिसे टॉनिक-क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं, सीजर्स के दौरान प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? सीजर्स के दौरान नर्स के द्वारा सबसे पहले किया जाने वाला इंटरवेंशन या एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए गो फॉर एडिशनल हेल्प, ऑप्शन बी इस्टेब्लिश अ पेटेंट एयरवे, ऑप्शन सी टर्न द क्लाइंट ऑन द साइड, ऑप्शन डी प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी. What action is essential here? The right answer is option D. यहाँ पर हम क्लाइंट को इंजरी से प्रिवेंट करेंगे. क्लाइंट को जब सीजर्स आ रहे हैं तो उस दौरान इंजरी से बचाना हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी इंटरवेंशन होगा. Let's discuss about this. Before seizure, remove all the hazards equipment from the client. During seizure, observing seizure activity and protect client from injury. After seizure, maintain or establish patent airway. जब भी आपसे सीजर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो 3 चीज़ें यहाँ पर बनती हैं. सबसे पहली चीज़ है कि सीजर्स से आने वाले हैं तो आप क्या करेंगे? बिफोर सीजर नर्स क्या करेगी, ड्यूरिंग सीजर नर्स क्या करेगी और आफ्टर सीजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सीजर्स आने से पहले आपको जैसे ही अंदाज़ा हो जाए, क्लाइंट के द्वारा आपसे बताया जाए कि मे बी आई एम गोइंग टू हैव द सीजर्स, तो इस सिचुएशन में क्लाइंट को सेफ पोजीशन में प्लेस करना है. उसके आसपास अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जिससे उसे इंजरी हो सकती है तो उसे वहाँ से दूर कर देना है. तो सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी हार्मफुल इक्विपमेंट या सब्सटेंसेस को क्लाइंट के पास से दूर कर दें ताकि उसे इंजरी ना हो. इसके बाद जब सीजर्स क्लाइंट को आने लगे तो उस दौरान आपको क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है. सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को आपको ऑब्जर्व करना है. क्लाइंट के बारे में आपको ये देखना है कि क्लाइंट में जो सीजर एक्टिविटी है वो कितनी देर से चल रही है, क्लाइंट को किस टाइप के सीजर्स आ रहे हैं, और साथ ही ये भी ख्याल रखें कि आप उसको किसी प्रकार की इंजरी ना हो. और फाइनली जब पेशेंट को सीजर सबसाइड हो जाते हैं तब उसके अंदर आपको एयरवे को मेंटेन करना है. पेशेंट में किसी भी प्रकार का सिक्रीशन है तो एयरवे को क्लीन करें, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन लगाएं. इस तरह से ये आपके लिए इसेंशियल पॉइंट्स हैं और इस क्वेश्चन को अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए. क्वेश्चन नंबर 25. Which vaccine is stored in freezer compartment of refrigerator? रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र कंपार्टमेंट में कौन सा वैक्सीन स्टोर करेंगे आप?
ऑप्शन ए MMR, ऑप्शन बी OPV, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी BCG। फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सा वैक्सीन स्टोर किया जा सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV को हम रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर कर सकते हैं। OPV and measles are the sensitive to heat vaccines and can be frozen without harm. OPV is a most heat sensitive live vaccine. ओरल पोलियो वैक्सीन और मीजल्स ये दो ऐसे वैक्सीन्स हैं जो कि हीट के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, यानी इन्हें अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे दिया जाए, थोड़ी भी हीट दे दी जाए तो ये ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से इन्हें बिना किसी नुकसान के आप फ्रीज़र कंपार्टमेंट में स्टोर कर सकते हैं, फ्रोज़न कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो मोस्ट हीट सेंसिटिव लाइव वैक्सीन माना जाता है, सबसे ज़्यादा हीट के लिए सेंसिटिव वैक्सीन माना जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन को आप सेबिन वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज सेबिन नाम के पर्सन ने इसे दिया था। विच इज स्टोर्ड एट फ्रीजर एट all other above mentioned vaccines are stored into the top rack below the freezer. Next question, without options, most common and serious complication of hypertension is। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में आपको मोस्ट कॉमन और मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिलता है? द राइट आंसर इज cerebral infarction. Cerebral infarction is a most common and most serious complication of hypertension. Question number 31. Cotrimoxazole is a combination of which of the following two drugs? कोट्राइमोक्साजोल ड्रग किन दो मेडिसिन से मिलकर बनाई जाती है? ऑप्शन ए सल्फोनेमाइड एंड पेनिसिलिन, ऑप्शन बी सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड मेथोक्साजोल, ऑप्शन सी ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल, ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन एंड कार्बेक्साजोल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल ये दोनों मिलकर कोट्राइमोक्साजोल के नाम से जानी जाती हैं, या यूं कहें कोट्राइमोक्साजोल का निर्माण ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल के मिलने से होता है। क्वेश्चन नंबर 32, बेसिक बट इंपॉर्टेंट। विच इज करेक्ट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय नर्स related to breast self examination एक्सेप्ट। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, हमेशा एग्जाम में पूरे ऑप्शंस को पढ़िएगा और फिर फाइनल आंसर सबमिट कीजिएगा। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए दिए जाने वाला इंस्ट्रक्शन नहीं है। ऑप्शन ए परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन every month 7th to 10th day after menses. ऑप्शन बी कहता है आफ्टर मेनोपॉज और हिस्टेरेक्टोमी परफॉर्म अ फिक्स्ड डे ऑफ एवरी मंथ। ऑप्शन सी कहता है
use opposite hand to examine breast. Option D, not take bath and use soap before BSE. The right answer is option D. Breast self-examination performed during bath or shower and when the skin is slippery with the soap. Other options are correct instruction regarding the BSE. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, सभी ऑप्शंस को अपन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो मेंसेस या पीरियड के 7वें से 10वें दिन के बीच परफॉर्म करना चाहिए। पीरियड के 7वें और 7 से लेकर 10वें दिन के बीच BSE परफॉर्म करने का बेस्ट टाइम माना जाता है, जो कि सही स्टेटमेंट है। इसके बाद अगर किसी वुमेन को मेनोपॉज हो गया है या फिर हिस्टेरेक्टोमी के द्वारा उसका यूट्रस निकाल लिया गया है तो ये वुमेन महीने में किसी भी दिन एक किसी निश्चित तारीख को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑपोजिट हैंड का इस्तेमाल ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन के लिए करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। मान लीजिए आपको अगर राइट साइड के ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है तो आप अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करेंगे और लेफ्ट साइड ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा, जब भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है तो ड्यूरिंग द बाथ किया जाता है और सोप का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। याद रखिएगा, सोप की वजह से जो ब्रेस्ट की स्किन होती है वो स्लिपरी हो जाती है, जिससे हम प्रॉपरली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किट सप्लाइड एट सब सेंटर इज कॉल्ड एज। सब सेंटर पर कौन सा किट सप्लाई किया जाता है? किट ई, किट बी, किट के, किट एम। विच किट इज सप्लाइड एट सब सेंटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सब सेंटर्स पर किट बी की सप्लाई होती है। क्वेश्चन नंबर 34, acid base balance is regulated by kidney by excreting hydrogen ions and electrolytes to maintain the। हमारी किडनीज के द्वारा हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सक्रीशन करवाकर एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन किया जाता है। किसके लिए? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन सी, फिल्टर द प्रोटीन फ्रॉम यूरिन। ऑप्शन डी, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा। हमारी किडनीज हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से बाहर निकालती हैं। ऐसा करके वो क्या मेंटेन करना चाहती हैं? The right answer is option D। हमारी किडनीज हमारे ब्लड के नॉर्मल पीएच को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रोलाइट्स का आवश्यकता अनुसार एक्सक्रीशन करवाती हैं। हमारे ब्लड की नॉर्मल पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होती है। Question number 35, which of the following drug is recommended as a additive along with IV quinine therapy for anti-malarial treatment? अगर किसी क्लाइंट को मलेरिया के लिए क्विनिन थेरेपी दी जा रही है तो इस पेशेंट को नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा सब्सटेंस एडिटिव के रूप में दिया जा सकता है? ऑप्शन ए, ग्लूकोज। ऑप्शन बी, पोटेशियम। ऑप्शन सी, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर ऑप्शन डी, ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इन चारों में से कौन सा एडिटिव के रूप में क्विनिन थेरेपी के साथ दिया जा सकता है?
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, क्विनिन थेरेपी के साथ हम ग्लूकोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। इट इज इसेंशियल विद दिस। क्वेश्चन नंबर 36, वर्टेक्स पोजीशन ऑफ फीटस मीन्स। अगर आपसे कोई कहे कि बच्चा जो है वुम्ब में वर्टेक्स पोजीशन में है तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। हेड इज टुवर्ड फंडस ऑफ यूट्रस। बच्चे का जो हेड है वो यूट्रस के फंडस वाले पार्ट की तरफ है। ऑप्शन बी, हेड इज अनस्टेबल। जो हेड है वो स्टेबल नहीं है। ऑप्शन सी, हेड इज टुवर्ड मदर्स पेल्विस। हेड जो है मदर के पेल्विस की तरफ है। या फिर फीटस इज ऑब्लिक इन यूट्रस। जो फीटस है वो यूट्रस में ऑब्लिक पोजीशन में है। इन चारों में से आपको बताना है कि वर्टेक्स पोजीशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। वर्टेक्स पोजीशन का मतलब है, सिंपली हम यदि कहें तो हेड फर्स्ट पोजीशन, यानी बच्चे का जो सिर होता है वो वेजाइना की तरफ होता है। या आप इसे इस प्रकार से भी बता सकते हैं, हेड इज टुवर्ड मदर्स पेल्विस। वर्टेक्स पोजीशन ऑफ फीटस मीन्स fetal head is toward mother's pelvis and buttocks into the fundus of uterus। बच्चे के जो बटक्स हैं वो तो मदर के अपर पार्ट की तरफ हैं, यूट्रस के फंडस की तरफ हैं, जबकि जो हेड पार्ट है वो नीचे विजाइना की तरफ है। दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स पोजीशन और ये नॉर्मल पोजीशन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज। अगर किसी क्लाइंट में सेल्स अनकंट्रोल्ड रूप से डिवाइड होने लगे तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए हाइपरट्रॉपी, ऑप्शन बी हाइपरप्लेशिया, ऑप्शन सी एट्रोपी, ऑप्शन डी मेटाप्लेशिया। The right answer is option B. It is called hyperplasia. It is called hyperplasia. दो टर्म्स हैं, सबसे पहले हाइपरप्लेशिया और बाद में हाइपरट्रॉपी। हाइपरप्लेशिया का मतलब है अनकंट्रोल्ड पॉलिफिलेशन ऑफ द सेल्स। मान लीजिए किसी जगह पर 4 सेल्स होनी चाहिए, लेकिन किसी एबनॉर्मलिटी के कारण यहाँ पर सेल का एक गुच्छा बन जाता है और यहाँ 40 सेल बन जाती हैं। 4 सेल्स की बजाय यदि 40 सेल बन गई, यानी नॉर्मल से ज़्यादा सेल्स हो गई, तो ये कंडीशन हाइपरप्लेशिया कहलाएगी। और हाइपरट्रॉपी का मतलब होता है कि इंक्रीज सेल साइज। यदि मान लीजिए किसी जगह पर नॉर्मल सेल का साइज ये होना चाहिए था, लेकिन किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा साइज में बढ़ गई, तो ये कंडीशन हाइपरट्रॉपी कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन में दी गई टर्म एट्रोपी का। एट्रोपी का मतलब है डिक्रीज इन सेल साइज। सेल का अपने नॉर्मल साइज से छोटा हो जाना एट्रोपी कहलाता है। नेक्स्ट मेटाप्लेशिया, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू द अनदर सेल टाइप। जब कोई एक प्रकार की कोशिका किसी और प्रकार की कोशिका में बदल जाए तो ये घटना मेटाप्लेशिया के नाम से जानी जाती है। मेटाप्लेशिया इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल टू अनदर सेल टाइप। क्वेश्चन नंबर 38, विच फ्लूइड रेगुलेशन इन द बॉडी मेंटेन्ड बाय विच ऑर्गन। हमारे शरीर में फ्लूइड का रेगुलेशन किस ऑर्गन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए लंग्स के द्वारा, ऑप्शन बी हार्ट के द्वारा, ऑप्शन सी किडनीज के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इंटेस्टाइन के द्वारा। कौन सा ऑर्गन फ्लूइड रेगुलेशन करवाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारी जो किडनीज हैं वो फ्लूइड रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं।
Question number 39. Which of the following anti-malarial drug is not safe to prescribe to a pregnant woman? अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उसे मलेरिया हो जाए तो आप इस सिचुएशन में कौन सी दवा नहीं देंगे उसे? ऑप्शन ए प्रीमाक्वीन, ऑप्शन बी क्लोरोक्वीन, ऑप्शन सी क्विनिडीन, ऑप्शन डी क्विनिन. Which drug is not safe in pregnancy? The right answer is option A. Primaquine is not safe in the pregnancy. Which among the following activity is compromised in newborn baby with cleft lip? अगर किसी बच्चे में क्लेफ्ट लिप कंडीशन है यानी जन्म के समय ही उसके जो होठ हैं वो पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं, बीच में यहाँ पर गैप है, क्लेफ्ट लिप है, तो इस सिचुएशन में बच्चा कौन सी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएगा? ऑप्शन ए स्वेलविंग, ऑप्शन बी सकिंग, ऑप्शन सी फेशियल एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन. क्लेफ्ट लिप के कारण बच्चा कौन सी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सकिंग. याद रखिएगा, ब्रेस्ट फीडिंग करने के दौरान बच्चा जो मदर के ब्रेस्ट को सक करता है, अगर उसका जो लिप है वो फटा हुआ है, प्रॉपरली नहीं बन पाया है, तो ये बेबी जो है ब्रेस्ट के निपल को सक नहीं कर पाएगा. ऑप्शन बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following drugs can cause cartilage damage in children? कौन सी मेडिसिन कार्टिलेज डैमेज करवा सकती है? पेनिसिलिन, कोट्राइमोक्साजोल, मेट्रोनिडाजोल या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन. बच्चों में कौन सी मेडिसिन कार्टिलेज डैमेज करवा सकती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन. अगर आप बच्चों को एंटीबायोटिक मेडिसिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं तो ये कार्टिलेज डैमेज करवा सकती है. सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक फ्लोरोक्विनोन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है. सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. See you tomorrow with new MCQs. Till then, best of luck.